नौकरशाही की तीखी आलोचना। नौकरशाही की आलोचना करते हुए भारतेंदु ने उनकी रिश्वतखोरी, जनता के प्रति विद्वेष और उत्पीड़न की नीति, टैक्स लगाकर उनके जीवन को मुश्किल बनाना आदि को खास तौर पर रेखांकित किया है। चना जोर गरम बेचने वाला घासीराम कहता है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूनी टिकस लगाते। चूरन बेचने वाला पाचक वाला कहता है, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। इसी प्रकार पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास राग काफी में जो गीत गाता है, उसी में यह भी कहा गया है कि भीतर स्वाहा बाहर सादे, का राज करही अमले रुपया दे। अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। उक्त पंक्तियाँ अत्यंत सारगर्भित हैं। अंग्रेजों का राज 1857 के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था, लेकिन विक्टोरिया के नाम पर राज सत्ता पर वह वास्तविक अधिकार अंग्रेज नौकरशाहों के पास आ गया था। विक्टोरिया तो लंदन में ही वास करती थी। भारतेंदु युग के दौर में भारतीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का यह विश्वास था कि महारानी विक्टोरिया का भारत की शासक होना ईश्वरीय वरदान है, लेकिन भारतवासियों पर जो भी उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा था, उसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया या उनके शाही परिवार की अभ्यर्थना का कोई भी अवसर नहीं चूकते। मसलन मुद्रा राक्षस नाटक का यह अंश दृष्टव्य है। यानी मुद्रा राक्षस नाटक में रानी विक्टोरिया के गुणगान में इन्होंने लिखा है, पूरी अमी कटोरिया सी, चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी। सूरज चंद्र प्रकाश कर जब लो, रहे सात हूँ सिंधु में पानी। राज करो सुख सौ सब तब लो निज, पुत्र और पौत्र समेत सयानी। पालो प्रजागण को सुख सौ जग, की रतिमान करे गुणगानी। लेकिन साथ ही वे अंग्रेजी राज की नौकरशाही, जिनमें वे राजे रजवाड़े और जमींदारों को भी शामिल करते हैं, की आलोचना भी करते हैं। यह अंतर्द्वंद अकेले भारतेंदु में ही नहीं था, बल्कि उस दौर के प्राय सभी देशभक्त बुद्धिजीवियों और लेखकों में विद्यमान था। कहने का मतलब यह है कि उस दौर के जो लेखक और बुद्धिजीवी थे, रानी विक्टोरिया की प्रशंसा में लिखते थे। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने इसी नौकरशाह की कुव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ तो सीधे सीधे संवादों के माध्यम से और कुछ कथा की अंतर वस्तु में सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। अंधेर नगरी में राज व्यवस्था के चित्रण में एक तरह की व्यंग्यात्मकता निहित है। गोवर्धन दास को पहली नज़र में राज अत्यंत सुक्कल लगता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ एक ही दाम पर बिकती है। लेकिन जब वह निरपराध पकड़ा जाता है और उसे फांसी का हुक्म हो जाता है, तो राजसत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। राजसत्ता का बाहरी चरित्र कुछ और है तथा आंतरिक चरित्र कुछ और है। यह द्वैत ही अंधेर नगरी को भारतेंदु युग के राजनीतिक यथार्थ से जोड़ता है। नौकरशाही के चरित्र को भारतेंदु ने मुकदमे वाले प्रसंग द्वारा भी व्यक्त किया है। वस्तुतः न्याय की प्रक्रिया का यह चित्र अयथार्थ प्रतीत होता हुआ भी अपने अर्थ में यथार्थ में निहित विडंबना को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करता है। नाटक के चौथे दृश्य का आरंभ राजसभा से होता है। सेवक राजा से चिल्लाकर कहता है कि पान खाइए महाराज, तो राजा उसके चिल्लाने से डर जाता है और मंत्री को आदेश देता है कि वह सेवक को 100 कोड़े लगवाए। इस पर मंत्री सेवक का बचाव करते हुए दोष तमोली पर थोपता है। न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। इस पर राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश दे देता है। फिर मंत्री बात बदलता है और राजा को सुनपखा को सजा देने का परामर्श देता है। राजा और मंत्री के बीच की यह बातचीत राजा की मूर्खता और मंत्री की चतुराई का उदाहरण है। राजा के पास शक्ति है, लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है। मंत्री उसकी मूर्खता और शक्ति का इस्तेमाल अपने बौद्धिक बल से करता है। निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार राजा के पास है, लेकिन निर्णय लेने और आदेश देने का वास्तविक अधिकार मंत्री के पास है।
क्योंकि राजा उसी के कहे अनुसार निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्री राजा से अधिक ताकतवर दिखाई देता है। वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में है। बकरी के मरने का मुकदमा इसी सच्चाई को व्यंग्यात्मक रूप में प्रकट करता है। यहाँ मंत्री तब तक राजा की मूर्खताओं को ढील देता रहता है जब तक कि मामला उसके हाथ में नहीं निकलता। जब राजा कोतवाल से जवाब तलब करता है और मंत्री को यह आशंका होती है कि ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे, तो वह अपने हस्तक्षेप द्वारा मामले को कोतवाल की सज़ा पर ही खत्म करवा देता है। इस प्रकार राजा का कथित न्याय नौकरशाही के हथकंडे से तय होती है। राजा के इस फैसले के क्रियान्वयन का भार भी नौकरशाही पर ही है। कोतवाल को फांसी देने का काम नौकरशाही को करना है। कोतवाल उसी नौकरशाही का हिस्सा है। जाहिर है फांसी उसे नहीं दी जा सकती। तर्क है, कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे से बहुत छोटी है। हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। राजा के इस बदले हुए फैसले के अनुसार मोटे आदमी की तलाश शुरू हो जाती है। न्याय की यह पूरी प्रक्रिया झूठ और दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। अंधेर नगरी में न्याय के नाम पर जो कुछ घटित हुआ उसका संबंध क्या तत्कालीन राजनीति सामाजिक व्यवस्था से नहीं था? यह अंधेर नगरी कौन सी है और यह चौपट राजा कौन है? भारतेंदु ने क्यों इसी कथा को प्रहसन के लिए चुना? तो आप इस बात को पूरे